देखो, अगर आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है तो आप पूरी सावधानी बरतेंगे। लेकिन अगर आपको प्रॉपर्टी बेचनी है तो ध्यान रहे, उसमें भी सावधानी रखने की जरूरत है। अब आप सोचेंगे कि बेचने वाले को क्या सरदर्द हो सकता है भाई। बेचने वाला तो यही चाहेगा कि भाई उसको पैसा टाइम पे मिल जाए और पैसा अच्छा खासा मिल जाए। लेकिन प्रॉपर्टी बेचने में भी काफी सावधानियां रखनी होती हैं। मैं आपको बता रहा हूं, छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं। देखो, जब किस्मत खराब चल रही होती है तो पता नहीं किस तरह से कब और कैसे आदमी फंस सकता है। तो पहले तो सावधानी, तो ये समझो, जैसे आपकी बात चल रही है प्रॉपर्टी डीलर से बेचने के लिए या किसी से बात चल रही है, जब तक आपके रजिस्ट्रेशन डेट ना आ जाए तब तक कोशिश करो कि आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट किसी को नहीं देंगे। मतलब कोशिश का ये आपको रखना चाहिए ध्यान कि आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट किसी को नहीं देंगे। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देने से बचें। अभी कुछ लोग क्या करते हैं कि डॉक्यूमेंट को स्कैन करके रख लेते हैं। उनसे कोई डॉक्यूमेंट मांगता है तो आगे मेल पे फॉरवर्ड कर देते हैं। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि डॉक्यूमेंट को कभी भी कलर स्कैन करके आपको नहीं भेजना है। क्योंकि अगर आप कलर पीडीएफ भेजेंगे, आजकल जो ऐसे भेज देते हैं, तो बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं। वो आपके डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट बनवा सकते हैं और फिर लगेगा कि भाई डॉक्यूमेंट देने ही, अगर मान लो आपको देने पड़ रहे हैं तो आप ब्लैक एंड व्हाइट दे दीजिए। और कई बार कहते हैं कि बैंक में वेरीफाई कराने के लिए किसी इस तरीके से कि आपके डॉक्यूमेंट मांग लेते हैं, तो उसमें आप अपने साथ लेके जाइए डॉक्यूमेंटों को, अपनी आंखों के सामने चेक करवाइए, वेरीफाई करवाइए और फिर अपने वापस ले आइए। अगर इन केस आपको डॉक्यूमेंट देने पड़ जाते हैं, कोई कंडीशन ऐसी हो जाती है, तो आप ब्लैक एंड व्हाइट डॉक्यूमेंट ही दीजिए और उस पर क्रॉस मार दीजिए या लिख दीजिए कि फला फला बैंक को ये डॉक्यूमेंट दे रहा हूं। तो कलर डॉक्यूमेंट तो आपको किसी को नहीं देने हैं। अगली सावधानी आपको इस तरह से रखनी है, जिसे आप प्रॉपर्टी बेच रहे हो, जब तक एग्रीमेंट टू सेल हो रहा है उसमें जितने भी लोग हैं, मतलब जैसे आप कितने भी लोगों को प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, जितने लोग हैं उन सबकी पूरी डिटेल, यानी कि उनके साइन, उनके आधार कार्ड, उनके फोन नंबर, उनके पता, ये सारा कुछ आपको लिखवाना है और उन सबके साइन भी करवा लेने हैं। क्योंकि आप प्रॉपर्टी बेच रहे हो, इस चीजों का आपको ध्यान रखना है। फॉर एक चीज और है, अब मान लो जैसे आपने प्रॉपर्टी बेची फॉर एग्जांपल अमर और अकबर को, तो आपने पैसे अमर और अकबर के अकाउंट से ही लेने हैं। ऐसा नहीं है कि प्रॉपर्टी बेची आपने अमर अकबर को और पैसे ले रहे हो आप एंथनी से। ऐसा नहीं करना है। क्योंकि और ऐसा भी नहीं करना है कि आप अमर और अकबर की कंपनी से पैसे लें। क्योंकि आपने अगर आप कंपनी को बेच रहे हैं तो पैसा कंपनी से लें, अगर आप इंडिविजुअल को बेच रहे हैं तो पैसा इंडिविजुअल से लें। नहीं तो क्या होगा, अमर और अकबर को आपने प्रॉपर्टी बेची और एंथनी कहेगा कि भाई मैंने तो ये जो पैसे हैं, मान लो कि कोई बात बिगड़ जाती है, वो कहेगा कि ये पैसे मैंने इसको प्रॉपर्टी के लिए नहीं, किसी फला फला काम के लिए दिए थे या उधारे दिए थे या कुछ इस तरह से, तो वो आपके आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर सकता है। तो इस कानूनी पचड़े से बचने के लिए आपको इस सावधानी रखनी चाहिए कि जिसको प्रॉपर्टी बेची है उसी के अकाउंट से पैसे लेने। अगली सावधानी, मैंने कुछ ऐसे सेलर भी देखे हैं, जैसे उन्होंने बैंक का लोन लिया होता है, वो सोचता है कि प्रॉपर्टी बेचकर लोन चुका दूंगा और जीवन हो जाएगा शांत। लेकिन इसमें भी आपको सावधानी बरतनी है कि आपका जो बायर है उसको अपने साथ लेके बैंक में जाएं, बैंक मैनेजर से उसको मिलवा के सारी बात बतानी है कि मैंने इस प्रॉपर्टी पर फला फला इतना अमाउंट का लोन ले रखा है और ये बेच के मैं ये सारा लोन वगैरह चुकाना चाहता हूँ। अपनी सारी बात बैंक को समझा के बैंक आपके साथ लीगल फॉर्मेलिटी कर ले, उसके बाद ही आपको प्रॉपर्टी बायर को बेचनी चाहिए। बैंक से एग्रीमेंट बनवाकर जो भी फॉर्मेलिटी पूरी होती है उस फॉर्मेलिटी को पहले पूरा करवाओ, फिर आपको प्रॉपर्टी आगे बेचनी चाहिए। नहीं तो भैया माथा खराब हो सकता है। मान लो उसका माथा खराब हो जाए तो आपके ऊपर एलिगेशन लगा सकता है, जिसमें वो कह सकता है कि भाई मैंने इससे प्रॉपर्टी खरीदी लेकिन इसने मुझे लोन के एवज में कोई जानकारी नहीं दी, मेरे साथ इसने फ्रॉड किया है। आप चाहते हैं कि दिमाग को शांत रखा जाए, तो आप उसको बैंक में लेके जाइए और ये उससे लीगली सारी फॉर्मेलिटी करवाइए। इस अगर 7 साल की सजा का भी प्रावधान है इसमें और आसानी से बेल भी नहीं मिलती। चाहे आपने उसको सब कुछ बता दिया हो, लेकिन अगर उसका आपस में अगर आपके संबंध बिगड़ते हैं, वो ये थोड़ी कहेगा कि इसने मुझे सब कुछ बता दिया था। वो तो यही कहेगा कि इसने मुझे
बहला फुसला के या धोखे में रख के ये प्रॉपर्टी बेची है और ये इस बारे में नहीं बताया कि इस पर बैंक का लोन बकाया है, कुछ इस तरह से। अगली सावधानी आपको क्या रखनी है, कई बार पार्टी आपको कहती है कि भैया चेक ले लो, जैसे रजिस्ट्री के टाइम पे कि सारी फॉर्मेलिटी हो जाए, फिर उसके बाद आपको कहते हैं कि चेक ले लो। लेकिन अगर आप चेक लेते हो और चेक लगा लेते हो और चेक हो जाता है बाउंस, वो किसी भी वजह से हो सकता है, इनसफिशिएंट बैलेंस रहा, गलत सिग्नेचर रहे, कोई भी रीजन रहा, आपने प्रॉपर्टी तो सेल की थी कि भाई दिमाग को थोड़ा शांत रखा जाएगा, लेकिन अब आपके पास वो चेक हो गया बाउंस, आपकी शांति हो गई समझो भंग। अब आप चेक को लेके कोर्ट जाएंगे कोर्ट में आप सोच, लेकिन वकील कहेगा कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, चेक है, लेकिन आपका टाइम तो खराब हुआ ना। कितने अगर टाइम लगता है, इतने साल लग जाते हैं और आपकी प्रॉपर्टी में भी आप उलझ के रह जाओगे। तो इसके लिए जरूरी है कि चेक लेने की बजाय आप कोर्ट में डीडी ले सकते हैं, मतलब रजिस्ट्रेशन के टाइम आप उससे डीडी ले सकते हैं। अब उस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए कि भाई डीडी लिया है तो डीडी को खर्चा है, वो खर्चा आप आधा आधा भी कर सकते हैं, या किसी भी तरीके से आपको थोड़े खर्चे से मतलब ऐसा ना हो कि कहीं थोड़े खर्चे के चक्कर में आपको ज्यादा नुकसान उठाना पड़े। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि चेक ऐसे नहीं लेना चाहिए, डीडी एक अच्छा ऑप्शन है, या फिर आप यूं कहें कि आप पेमेंट मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए, ये ऑप्शन आपके लिए ठीक रहेंगे। लेकिन चेक लेने से बचना चाहिए, क्योंकि बाउंस हो गया फिर वही चक्कर खाते रहो, धक्के खाते रहो, दिमाग की शांति, प्रॉपर्टी बेची शांति के लिए थी, आ गई है शांति। एक सावधानी और रखनी चाहिए, अब पोजेशन को लेकर ये सावधानी। अब मान लेते हैं कि आपका एग्रीमेंट हो गया बायर के साथ, उसने आपको कुछ अमाउंट भी दे दिया, 5, 10, 20 लाख रुपए दे दिया स्टार्टिंग में। अब वो यूं कहता है कि भाई मुझे 2-3 महीने की बात है, मुझे अपनी प्रॉपर्टी में रहने दो, जहां पे मैं रह रहा हूँ वहां पे किराएदार जहां पे भी, मतलब कुछ इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करता है कि भाई वहां मुझे थोड़ी मेरे काम में दिक्कत आ रही है, मैं अगर इस प्रॉपर्टी पे आ जाऊंगा तो कोई बात नहीं, मैं ज्यादा से ज्यादा क्या है, मैं आपको 2-4 जो महीने हैं इनका किराया दे दूंगा, 20,000 50,000 किराया दे दूंगा। आपके साथ इमोशनल अत्याचार करे अगर बायर तो आप समझ जाओ कि भाई ऐसा कतई नहीं करना है। ये 2-4 महीने का जो किराए का जो लालच है या फिर इमोशनल अत्याचार है, इससे आपको बचना है। और जब तक पूरी प्रॉपर्टी पूरा प्रोसेस ना हो जाए, पूरी पेमेंट ना आ जाए, पूरी रजिस्ट्रेशन ना हो जाए, उससे पहले चाहे दुकान पे ताला लगा रहे, उसमें कोई बात नहीं, लेकिन आपको वो उसकी चाबी उस बायर को नहीं देनी है उससे पहले। तो इस बात का ध्यान रखना, नहीं तो भैया मतलब इस बारे में बताने लगूंगा तो एक अलग ही वीडियो बन जाएगा कि क्या क्या हो सकता है, आपका दिमाग खराब हो जाएगा मित्र। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगली सावधानी क्या रखनी है, मान लीजिए जैसे आपके पास प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी आपने किराए पे, रेंट पे, लीज पे ऐसे दे रखी है, तो आप प्रॉपर्टी किसी को बेच रहे हैं, उसके साथ जो एग्रीमेंट होता है उसमें आपको साफ साफ शब्दों में लिखवाना है कि भैया फला व्यक्ति मेरी प्रॉपर्टी पे इस टाइम बैठा है, उसकी मतलब सारी जानकारी उसको अच्छे से देनी है, वो लिखवा लेनी है आपको, कि उससे छुपाना नहीं है कुछ। क्योंकि जो किराएदार होते हैं वो क्या चाहते हैं कि भाई इस प्रॉपर्टी में मैं बैठा हूं तो मैं इस प्रॉपर्टी को थोड़ा टाइम बाद मैं ही खरीद लूं। तो किराएदारों का कई बार दिमाग ऐसा नहीं, मतलब हो सकता है, सभी एक से नहीं होते, तो ऐसा हो सकता है। तो उसमें पहले तो आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि भाई जो प्रॉपर्टी है उसको खाली करवा के दो, सबसे ठीक, या फिर जो भी सेटलमेंट होती है उसको प्रॉपर तरीके से बता के कि फला आदमी या ये आदमी, ए बी आदमी इस टाइम ये प्रॉपर्टी पर बैठा है और ये इसका रेंट है, या जो भी आपकी उसके साथ एग्रीमेंट हो रखा है वो आपको उसकी सारी जानकारी दे देनी चाहिए बायर को, कि भैया ताकि आगे से दिक्कत ना आए। क्योंकि अगर उसको दिक्कत आती है बायर को, तो ऐसा नहीं कि किराएदार के ऊपर केस करेगा, उसके साथ में आप भी लपेटे जाओगे, क्योंकि वो प्रॉपर्टी उसने आपसे खरीदी है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। एक और सावधानी क्या रखनी चाहिए, अब आपने सारा रजिस्ट्रेशन वगैरह हो गया, उसके बाद आपने जो जो डॉक्यूमेंट उसको सुपुर्द किए हैं, जो जो डॉक्यूमेंट दिए हैं, उसको चाहे 10 रुपए के एफिडेविट पे ही तो सारी डिटेल लिखवा लेनी चाहिए कि मैंने आपको ये कागज, उसके अंदर कोई नंबर है, सीरियल नंबर है, कोई रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो भी लिखवा देना चाहिए। और सारे डॉक्यूमेंट बता देने चाहिए, इतने डॉक्यूमेंट 10-12 जितने भी आपने उसको डॉक्यूमेंट दिए हैं वो सारे आपने उस एफिडेविट में लिखवा लेने चाहिए। और जिसको दिए हैं, मतलब खरीदार हैं जो भी,
उनके सभी के आपको सिग्नेचर भी करवा लेने चाहिए। नहीं तो बाद में विवाद हो जाता है कि भाई आपने मुझे ये वाले डॉक्यूमेंट नहीं दिए, ये आपने मुझे सही से कोई पक्के सारे कागज नहीं दिए, आपने कुछ कागज रख लिए। क्योंकि जब मनमुटाव आ जाए किसी कारण से तो इस तरह के एलिगेशन लग जाते हैं। तो उससे बचने के लिए आपको ये सावधानी बरतनी चाहिए। अब आपको एक और सावधानी बरतनी चाहिए, वो सावधानी है पेमेंट से रिलेटेड, पेमेंट से संबंधित। मान लीजिए एक प्रॉपर्टी है, उसके पार्टनर है, उसकी पत्नी भी, मान लो ए और बी की प्रॉपर्टी है, पति और पत्नी उसमें पार्टनर है, यूं समझ लीजिए। मतलब अगर मेंशन नहीं है दैट मीन कि वो आधे आधे के पार्टनर है। इसमें आपको ऐसा नहीं करना चाहिए कि 100% पेमेंट आप सोचो कि मेरे अकाउंट में आ जाए, तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। क्योंकि आधी प्रॉपर्टी पत्नी के नाम है, तो आधी पेमेंट आपको उनके खाते में लेनी है, आधी प्रॉपर्टी पेमेंट आपको अपने खाते में लेनी है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कई बार कई और है, 2 से ज्यादा है, 3 है, तो जितना जिसका शेयर है, किसी का 20-25, जितना भी जिसका शेयर है, उस अनुपात में उसकी प्रॉपर्टी ये जो पेमेंट है उसके अकाउंट में डलवानी चाहिए। क्योंकि ऐसा बहुत बार देखा गया, बहुत ऐसे ऐसे रिश्तों में माँ बाप भाई बहन पता नहीं कहाँ कहाँ पे पैसे को लेके, पता नहीं प्रॉपर्टी को लेके ऐसे ऐसे विवाद हो जाते हैं। तो वो कह देगा कि भाई प्रॉपर्टी में था तो सही में, लेकिन मुझे इसके पैसे नहीं मिले, अब इसका क्या करूं। तो इस चीज से बचने के लिए आपको प्रॉपर तरीके से जितने जिस अनुपात में है उस अनुपात में आपको उसके अकाउंट में पैसे डलवाने चाहिए। अब एक और सावधानी क्या बरतनी चाहिए प्रॉपर्टी सेल करते टाइम, एग्रीमेंट टू सेल में टर्म एंड कंडीशन लिखवाई जाती है। तो कई बार बायर ये लिखवा लेता है कि जब तक इस प्रॉपर्टी पर बैंक लोन अगर नहीं मिलेगा तो ये सौदा कैंसिल समझा जाएगा, यानी कि खारिज हो जाएगा, ये जो डील है इसे कैंसिल समझा जाएगा। फिर क्या होता है कि 2-4 महीनों के बाद बैंक से अप्लाई करते हैं और वो आप पेमेंट उसको लोन नहीं मिल पाता, तो उससे वो खराब ना हो उसके लिए आपको, क्योंकि खराब उसकी वजह से भी हो सकता है। एक तो रीजन ये होता है कि प्रॉपर्टी की वजह से खराब हुआ, या फिर वो जिस व्यक्ति को दी उस व्यक्ति की वजह से वो उसको लोन नहीं मिल पाया, या फिर यूं समझे उस व्यक्ति का सिबिल खराब था। तो ये बात आपको अच्छे से समझा देनी है कि भाई मेरी प्रॉपर्टी की वजह से अगर कोई दिक्कत आती है बैंक से लोन लेने में तो उसका जिम्मेदार तो हूं मैं। अगर उस खुद की वजह से कोई दिक्कत आती है कि उस आदमी का तो उसने पेमेंट ड्यू कर रखी है, अच्छे पहले उसका रिकॉर्ड बैंक में अच्छा नहीं रहा, उस वजह से दिक्कत आती है, तो उसमें उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। इसके लिए यूं कर सकते हैं कि वो बैंक से प्री सैंक्शन करवा सकता है, डॉक्यूमेंट दिखा के कि भाई ये डॉक्यूमेंट है, बैंक से पूरी ले सकता है जानकारी, क्या इस पे मुझे कितने का लोन मिल जाएगा और क्या लोन मिल जाएगा या नहीं मिलेगा, ये जानकारी वो ले सकता है। अब एक और सावधानी आपको बरतनी चाहिए। आपने प्रॉपर्टी तो बेच दी, आपके पास उस प्रॉपर्टी का नया रजिस्ट्रेशन हुआ, तो उसकी एक कॉपी आपको मांग लेनी है। एक तो अपने रिकॉर्ड में भी रखनी है कि एक, या फिर रिकॉर्ड में तो रखनी है, और एक एप्लीकेशन लगा के म्युनिसिपल में कमेटी में जाके ये बताना है कि इस प्रॉपर्टी का अब जो नया मालिक है मैं नहीं हूँ, ये आदमी बन चुका है। और क्योंकि जैसे कोई हाउस रेंट वगैरह जो भी, मतलब इस तरह के जो टैक्सेस वगैरह है, टैक्सेस वगैरह है, वो आपके खाते, मतलब आपके नाम ना चढ़ते रहें, वो आगे से जिसको आपने प्रॉपर्टी बेची है उसके नाम ही चढ़े। नहीं तो आपके नाम आउटस्टैंडिंग बनता रहेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन एक बार होगा क्या, कई बार तो ऐसा भी हो जाता है कि लीगल नोटिस तक आ जाता है। तो इस सरदर्दी से भी बचने के लिए, इस कान पचड़े से बचने के लिए आपको ये कर लेना चाहिए, उसकी कॉपी, या तो बायर को फोर्स करना चाहिए कि भाई तू इस प्रॉपर्टी को अच्छे से जाके अपने नाम सारा अपडेट करवा ले, या फिर आप भी जाके बता सकते हैं कि अब ये प्रॉपर्टी मेरी नहीं रही, इससे मेरा कोई अब जो भी लेनदारी देनदारी होगी वो इस आदमी की होगी। अगली सावधानी क्या बरतनी चाहिए, देखो पहले तो अनलॉफुल गतिविधियां में नहीं पड़ना चाहिए। जैसे जो पेमेंट है वो आपको अकाउंट में लेनी चाहिए, लेकिन ये अलग विषय हो जाएगा। मतलब मेन बात है कि अनलॉफुल चीजें नहीं करनी चाहिए, ठीक है, तो उनसे आपको बचना चाहिए। एक और सावधानी आपको बरतनी चाहिए, कई बार क्या होता है कि प्रॉपर्टी बेच रहे हो और बायर खुद ना आके पावर ऑफ अटॉर्नी दे देता है, जीपीए दे देता है, लेकिन है वैलिड है, ऐसा नहीं है, लेकिन आपको फिर भी एक फोर्स करना चाहिए कि जो बायर है वो खुद आए और अपने ताकि उसके सिग्नेचर हो सके, ये हो सके, सारी मतलब फोर्स करना चाहिए। नहीं होता तो वो एक अलग वो है कि जीपीए से काम चल सकता है। क्योंकि कई बार क्या होता है
कि प्रॉपर्टी बेची, जैसे आज प्रॉपर्टी हो रही है, कल किसी कारणवश जिसने जीपीए पावर ऑफ अटॉर्नी दी उसका देहांत हो जाता, मर जाता, 100 रीजन, कोरोना या कुछ भी ऐसा रहा, तो उस समय वो जो सारा प्रोसेस है वो फिर कैंसिल हो जाएगा। मतलब होने को तो सब हो सकता है, ना होने को कुछ भी नहीं हो सकता। तो लेकिन फिर भी आपको सावधानी रखनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी। आप हमारे चैनल को फ्री में ग्रो करने में मदद कर सकते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके।